मैं मुकेश चौहान आपका डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके लगभग 10 पार्ट में मैं इसे पढ़ाऊंगा। आज जो है इसका पूरा बेस क्लियर करूंगा। मैं आपको आज की क्लास शुरू करूं उससे पहले ये चीज़ बताना चाहता हूं कि मैथ को लोग थोड़ा कठिन समझ लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि पता नहीं कैसे बनेगा, क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पढ़ने का जो तरीका रहेगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हमें कोई बोला है कि 1 सही 1/2 जोड़ 1 सही 1/2 को प्लस करिए, जोड़िए, तो हम आम तौर पे क्या करते हैं, 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3/2 करते हैं। फिर प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 करते हैं। फिर इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 का तो 2 होता है। उसके बाद यहाँ पे हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 3, फिर यहाँ आ जाता है 3 और इसे जोड़ते हैं तो 6/2 आता है। फिर इसे हम डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो उत्तर में हम लिख देते हैं, आंसर में लिख देते हैं 3। ये आम तौर से हम गणित को इस तरीके से पढ़ते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या हमें ये नहीं पता है, इसे 1 कहते हैं और इसे आधा कहते हैं, प्लस 1 और आधा। इसको हमें पता है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, और आधा को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1। आंसर आ गया 3। इसे हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमारे जो पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल बेसिक तरीके से होगा। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को सिर्फ सोच के ही बना सकते हैं। पर उससे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गणित में कमज़ोर विद्यार्थी, लिखा गया है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, पैरामिलिट्री, पुलिस, से सबसे रिलेटेड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आने वाली पूरी इसकी सीरीज़ भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ने का तरीका क्या होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है, और ये किन के लिए उपयोगी होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा इसमें मैं नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक, 0 से शुरू करूंगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी जो अभी आगे शुरू हो जाएगा। अगर हमें वो चीज़ नहीं पता है तो क्या मुसीबत होता है, मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। अब आपके सामने, अगर आपने बेसिक कहानी नहीं पता है, बेसिक स्टोरी इसका नहीं पता है कि बेसिक चीज़ क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप अभाज्य संख्या क्या है यही नहीं जानेंगे। जैसे अगला एक और क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। तो मैंने आपको जैसा बताया कि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसे देख के सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम भाग 1, जिसमें फोकस रहेगा सिर्फ बेसिक चीज़ों पे। आप देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में संख्याओं का बहुत उपयोग है। जैसे कि हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, भर्ती वगैरह में जाते हैं तो उसमें वेट कितना मांगता है, 50 kg। तो ये 50 जो आता है ये गणित का ही चीज़ है। उसी तरह हाइट नापना होता है 168 सेंटीमीटर मिनिमम। तो इस सारी चीज़ों का हमें प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए, किलोमीटर नापना है, कुछ भी करना है तो हमें संख्याओं का उपयोग करना होता है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि संख्या क्या होता है। आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि अंक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो अंक आप देखेंगे
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत लोगों को पता होगा, कई बच्चे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होता है, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो आपको जब भी अगर कोई बोले कि अंक, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अंक है और ये संख्या भी है, ध्यान रखेंगे, ये अंक है और ये संख्या भी है। उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे किसी एक अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10, एक क्या है, एक संख्या है। 10 क्या है, एक संख्या है, पर इसमें अंक कितने हैं, तो अंक है 1 और 0, मतलब अंक कितने हैं टोटल, 2, 1 और 0, कुल कितने अंक हैं, तो 2, पर संख्या 10 क्या है, तो एक संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 43, 43 एक संख्या है, पर अगर इसमें पूछा जाए कि अंक कितने हैं, तो क्या होंगे, 2 अंक होंगे, एक होगा 4 और दूसरा होगा 3। तो मैं समझ सकता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अंक और संख्या में अंतर का पता चल गया होगा, या आप जान चुके होंगे कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा। आज मैं सारी बेसिक चीज़ों को एक बार कवर कराना चाहता हूँ, हो सकता है उसके बारे में आप पहले से जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो आप जान जाएंगे आज, ठीक है। नेक्स्ट आता है संख्या पद्धति। इसके अंदर हम दुनिया में जितनी भी संख्या है सारी संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। इस पूरी संख्याओं को, दुनिया के अंदर जितनी भी संख्या है उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ये पहला और ये दूसरा। पहला वाला भाग है जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दूसरा है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो इमेजिनरी नंबर है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमें पढ़ना नहीं है, पर वास्तविक संख्या को हमें पढ़ना है। इसके अंदर सारी संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याएं के, इसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या एक संख्या है जिसे हम i द्वारा दर्शाते हैं। एक काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोककर नोट भी कर सकते हैं। अच्छा नोट्स बनाइएगा, आपके सारे डाउट जो है मैं क्लियर कर दूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ मेरे पास पढ़कर अपना कैरियर बना चुके हैं। आने वाली वीडियो में सबसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसको देखने के डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। मैं आराम से इसको आपको ऐसे समझाऊंगा कि एक बार में क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, पूर्णांक होता है, दशमलव संख्या होती है, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इंटीजर्स। इसको हम समझने के लिए एक लाइन डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 और आगे ये कंटिन्यू ऐसे जा रहा है। ओके, बहुत पसीना आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते। ओके, कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था कि एक लाइन डायग्राम से हम इंटीजर को समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ से हम शुरू किए, आगे की ओर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं। देखिए आप, यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अनंत तक, जहाँ तक की चीज़ें हमें आती हैं सारी की सारी क्या हैं? धनात्मक संख्याएं। 0 के इस तरफ -1, -2, -3, -4 और ये आगे ऐसे अनंत तक चला जाएगा। इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं। ये चीज़ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक काम की चीज़ें अभी आने वाली हैं, उसे बिल्कुल माइंड में नोट रखना, उससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अनंत तक की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या
कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक। पर अगर आपको बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 1 से शुरू होता है और वो अनंत तक जाता है। ध्यान रखना, इसको याद करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। प्राकृतिक संख्या नाम से पता चल रहा है, नेचर, प्रकृति से हमें मिला है। इसका मतलब ये जो नंबर है 1 2 3 4 और आगे अनंत तक सारी संख्याएं भगवान राम के ज़माने में भी था। जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, ये हमें प्रकृति से मिला है, उसी तरह ये नंबर हमें किससे मिला है? प्रकृति से मिला है। पर पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू होता है। इसका मतलब ये जीरो किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, आर्यभट्ट ने बनाया है, आर्यभट्ट जी ने बनाया है। तो जीरो से अगर कोई संख्या शुरू होकर आगे जाती हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या नोट करना, जीरो से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसके क्वेश्चन अभी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? ओके, आगे और समझते हैं हम कि धनात्मक संख्या क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा होता है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर से पूछे जाते हैं। ये होता क्या है उसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2। इसकी खासियत ये है केवल 1 और स्वयं से विभाजित होता है। कहने का मतलब है अगर 2 को हम देसी भाषा में कहते हैं किससे कटेगा, तो याद रखिएगा 1 के पहाड़ा में 2 आता है और 2 के पहाड़ा में 2 आता है। इसका मतलब 2 जो है सिर्फ 1 से और 2 से कट सकता है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो सकता। उसी तरह आगे देखते हैं तो 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो सकता। इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5, 4 नहीं होगा, 5 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। नेक्स्ट 7 1 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। उसी तरह ये पूरा सीरीज आगे तक चलता रहता है और ये कितने हैं? अनंत हैं, बहुत सारे हैं। देखो मैंने कुछ लिखे हुए हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और आगे हैं बहुत सारी संख्याएं। तो इसके बारे में मैं डिटेल अभी आपको आगे और बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है? जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, इसके अलावा और किसी से विभाजित ना हो, ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अगला आता है भाज्य संख्या। इसे हम समझते हैं कि क्या है। तो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से जो विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 9 10 12 14, ये सारी आगे जो संख्याएं आएंगी इस तरह की, जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। 3 नहीं होता है, 4 जो है 1 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 2 से भी विभाजित होगा, हाँ बिल्कुल होगा। और किससे होगा? तो 4 से भी विभाजित होगा। तो आप देख रहे होंगे ये जो है खुद से तो होता ही है, 1 से होता है, उसके अलावा किसी और से भी होता है। यहाँ ऐसा नहीं था, इस कारण ये अलग है इससे, इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 1 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6 3 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8, बताइए किससे किससे? 1 से और 2 से और 4 से, उसके बाद 8 से। तो ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद इसमें एक काम की चीज़ और छूट गई है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। वो क्या है? वो ये है कि एक कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है? तो आप बोलोगे एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। याद रखना, एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। ये शायद आपके यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, मैं आपको याद करा दूंगा अभी इसी वक्त, ठीक है? वो बात ये है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उस समय एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना निकाल के। अभाज्य संख्याएं, एक क्वेश्चन बनता है इससे जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो क्या है? 2। मैं बता चुका हूं, याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी विषम, सम विषम भी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल याद रखिए। विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो है 3। एग्जाम में पूछ रहता है सबसे छोटा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 2 और 3 में। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, ये तो सम संख्या है, पर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 3। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आप लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से, ऐसे से डायरेक्ट याद रखना है, बेटर है। पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। इसके बाद क्या आएगी? 3। 3 के बाद 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। तो क्या होगा फिर? 5। 6 नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? 7। उसके बाद 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? 11। 12 नहीं हो सकता, 13, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17, 18 नहीं हो सकता, 19, 20 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 23, फिर 24 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता। तो 1 से 25 तक कुल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। तो कुल आपको याद रखना है 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 9। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, 1 से 25 तक तो हमें पता चल गया। एक क्वेश्चन बनता है कि 1 से 50 तक कितने? क्या क्वेश्चन बनेगा? 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या? तो आप डायरेक्ट याद रखिए 15, ठीक है? फिर अगर पूछता है कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो कितनी होती है? 10। और 1 से लेके 75 तक अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 21। याद रखिएगा, इसे एग्ज़ाम में निकालते मत बैठिएगा, समय लगेगा। फिर अगर पूछा जाए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप बोलोगे कितना? 25। मैं याद कराता हूँ, 1 से 50 तक कितना? 15। 50 से 100 तक कितना? 10। तो 1 से 100 तक कितना? 25। एक और चीज़ आता है, 1 से लेके 75 तक कितना? तो 21। 1 से लेके 25 तक कितना? तो 9। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 3 अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? तो 2। विषम है यहाँ पे, इसलिए 3। मेरे ख्याल से ये बात आपको याद हो गई होगी। इसे याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार आर्मी के एग्ज़ाम में, सीआईएसएफ के एग्ज़ाम में और एसएससी में, जीडी वालों के एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आप इसको बनाते हैं और निकालते बैठते हैं तो आपका टाइम पूरा चला जाता है। इसके बाद मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने अभी तक जाना भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है ना? अब देखिए, फिर से वही नंबर लाइन में लेके आया हूँ। लाइन डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 0 है,
1 2 3 4, इधर वाली चीज़ें धनात्मक होती हैं, इधर वाली पूरी चीज़ें ऋणात्मक होती हैं। आपको बता दिया हूँ पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से शुरू होता है। पर इस 0 से लेके 1 के बीच में और भी तो संख्याएं होंगी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ पे 1/2 आधा, ये भी तो हो सकता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5। तो इस बीच में कई संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हो सकती है। उसी तरह 1 और 2 के बीच में अनगिनत संख्याएं हो सकती है, 2 और 3 के बीच में अनगिनत संख्याएं हो सकती है, यहाँ भी अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। तो ये जो बीच बीच वाली जो संख्याएं होती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। इसे हम पूर्णांक नहीं कह सकते, दशमलव संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके पीछे एक बात समझना है, ऐसी संख्याएं जो दशमलव संख्या है, ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। कैसे कैसे मिलेगा, जैसे 1/2, 2/3, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2। ये सारी संख्याएं क्या है, दशमलव संख्या। कैसे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इसको मैं और भाग दूंगा तो फिर से दशमलव बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 0.5, तो ये क्या हो गया 2.5, 2.5। तो आप देख रहे हैं इस टाइप की संख्या, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग संख्या। कहने का मतलब है कब शांत आवर्ती। इसको और मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, इसको समझ लीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी दशमलव संख्या, जैसे 0.5 है, 3.5 हो गया, 2.5 हो गया, 4.5 हो गया, इस टाइप की अनगिनत संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम अंश बटा हर में बदल सकते हैं। अंश ऊपर वाला होता है, अंश ऊपर, नीचे क्या होता है, हर। इसे हम अंश बटा हर में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखो 3.5, ये दशमलव हटाने के लिए हमें नीचे 1 लिखना होगा, और इसके बाद में एक संख्या है तो यहाँ 1 0 देना है। तो आप देखो इसे हम बदल पाए, 3.5 को हमने अंश बटा हर में 35/10 हो गया। उसी तरह अगर इसे हम बदलेंगे तो क्या होगा, 2.5 है, इसे हम हटाते हैं तो 1 लिखेंगे, एक संख्या है तो 0, इसे भी हम अंश बटा हर में बदल सकते हैं। मतलब ऐसी दशमलव संख्या जिसे हम अंश बटा हर में बदल सकते हैं और वो बार बार रिपीट नहीं होती। यहाँ पे देखो 1/3 है, ये 0.333333 लगातार जा रहा है, ये लगातार नहीं जा रहा है। इसे हम टर्मिनेट कर पाते हैं, शांत कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कब शांत आवर्ती कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसको हम टर्मिनेट कर पा रहे हैं। पर इसी की तरह एक दशमलव संख्या है, जैसे ये 0 तो यहाँ भी लगा है, ध्यान दो, 3 3 3 3 3 3 3 3 आगे जा रहा है। इसी की तरह एक और संख्या देखते हैं, 0.66666, ये भी आगे जा रहा है अनंत तक। ऐसी संख्याओं को हम कब अशांत आवर्ती कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। समझो, बार बार रिपीट होता है। तो ये भी संख्या दशमलव संख्या है, ये भी संख्या दशमलव संख्या है। तो ये 2 पार्ट में होते हैं, इसको बस नॉर्मल सा ध्यान में आपको रखना है। आपको ये बात समझ आ गई कि इन पूरी संख्याओं को, इस टाइप की जो संख्याएं थे, दशमलव संख्याएं थे, इन्हें हम अंश बटा हर में बदल पा रहे हैं। उसी तरह इसे भी हम अंश बटा हर में बदल सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे 0.33 है, 0.3333, ये आगे कंटिन्यू जा रहा है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 का बार। जो संख्या बार बार रिपीट होती है, हम उसके ऊपर बार लगाकर लिख सकते हैं। अब इस बार को, इसे अगर मुझे दशमलव हटाना है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 है, 3 लिख देंगे। ये बार हटाने के लिए नीचे 9 लिख देते हैं। तो ये भी देखो अंश बटा हर में आ गया।
उसी तरह 0.66 है, 0.6666, ये आगे तक जा रहा है। इसे अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6 का बार। अगर इसे मुझे अंश बटा हर में बदलना है तो क्या लिखूंगा बताओ? 6, और एक संख्या के ऊपर बार है तो इसलिए 1 बार 9। देखो ये भी अंश बटा हर में बदल गया, ये भी अंश बटा हर में बदल गया। तो ऐसी जितनी दशमलव संख्याएं जिसे हम अंश बटा हर में बदल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एकदम याद करके रखना, परिमेय संख्या। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और वह संख्याएं जिसे हम अंश बटा हर में नहीं बदल सकते वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखना। अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन आता है, इसको मैं आगे समझाऊं उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम कर लेते हैं। मैं 2-3 आपको करके बताता हूं और बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप उसे खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है? तो आप समझ गए, 2 पूर्णांकों के मध्य में बहुत सारी संख्याएं होती, उसे हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। दशमलव रूप में 2 टाइप के आएंगे, या तो इस टाइप के दशमलव होगा या इस तरह का दशमलव होगा। दोनों को हम अंश बटा हर में बदल सकते हैं। जिसे हम अंश बटा हर में बदल लेंगे वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, और जिसे हम नहीं बदल पाएंगे वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है? ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे 0.4747 है, इसे अंश बटा हर में बदलिए या परिमेय संख्या में परिवर्तित करिए, क्वेश्चन आता है। तो इसे आप कैसे करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था, जो संख्या बार बार 4747 देखो बार बार आ रहा है, तो इसे हम क्या कर लिख सकते हैं? 0.47 का बार, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था 4747 को 47 लिखो, बटा लगाओ, जितनी संख्याएं के ऊपर बार लगा है उतने बार आप नीचे 9 लिख दो। 9 9 2 के बाद था, 2 संख्याओं के ऊपर था, 2 बार 9 लिख दिए, ये परिमेय संख्या में बदल गया। ये आपका उत्तर हो गया। सेम इसे भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? 0.53 का बार, ये 2 संख्या देखो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए 53 बटा 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2 बार हम 9 लगाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये कैसे बनाएंगे? 512 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये देखो 512 512 512 और आगे ऐसे लगातार आ रहा है। तो ऐसी संख्या को अगर हमें बार के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.512 सबके ऊपर बार। क्लियर होगा? और अगर इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 512 कितने संख्या के ऊपर बार है? 1 2 3, 3 बार 9 लिखना है नीचे, 1 2 और 3, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है? यहाँ बताइए कैसे बनेगा ये? 4 2 3 2 3 2 3, अरे यहाँ हम देख रहे हैं 2 3 2 3 2 3 2 3, 4 एक आ रहा है बीच में, ये तो गड़बड़ है। इसे भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो हम इसे लिखेंगे 0.4, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, 2 3 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 3, इसके ऊपर बस बार, ठीक है? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे बनाने के लिए सेम इसका कॉपी पेस्ट 4 2 3, ठीक है? बटे में 2 संख्या के बदले में हमें 9 9 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 के ऊपर बार है, तो 2 बार 9। एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो इसके बदले में 0, और अभी काम पूरा नहीं हुआ, इस संख्या को इस संख्या में घटाना है। तो घटाओगे तो कितना आएगा? 423 में अगर मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 419, और नीचे कितना होगा?
सेम 9 9 और ये 0, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? सेम ये भी है, देखो 5 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर निकाल के देंगे। ठीक है, मैं चेक करूँगा, अगर आप भेजते हैं तो अच्छा होगा। ये एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करा देता हूँ। आप देख रहे होगे सबके सामने तो 0 0 था, उसके बाद पॉइंट था, यहाँ पे 4 है, उसके बाद पॉइंट है, फिर क्या है 7 1 2 1 2, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ये रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ये थोड़ा ऊपर में बताता हूँ लाके। इसे हम लिख सकते हैं 4.7 1 2 और 1 2 के ऊपर बार। ठीक है, हो गया। अब इसे परिमेय संख्या में बदलने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ये 4 को भूल जाना है। अगर हम इसे 4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, वैसे ही सॉल्व करो। 7 1 2 2 बार 9, 1 बार 0 और 7 माइनस करना है, तो कितना आएगा 705। 712 में 7 घटाओगे तो कितना होगा 705, और नीचे कितना था 990, पर अभी पूरा नहीं हुआ। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने 4 छोड़ा हुआ था इस 4 को यहाँ लिख दो, 4 सही 705 बटा 990, और अगर ऊपर नीचे वाले कहीं भी कट रहे हो तो उसे काट देना है। ये आपका होमवर्क था, ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इसे छोड़ के आ जाते हैं। इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल होता है, आप इसे आराम से बनाइए। लोग बेवजह से गणित को कठिन बना के रख दिए हैं, इतने लंबे लंबे फार्मूले ही याद हो जाते, फिर बात क्या था। आप कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, ओके। अब देखिए एक खास लाइन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। वह संख्या जिसे हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसका मतलब ये सारी संख्या को हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं। ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब सवाल उठता है तो अपरिमेय संख्या क्या है, तो ठीक है उसको भी देख लेते हैं। तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि √2, इसका मान होता है 1.4141। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो दशमलव है, यहाँ तो दशमलव है पर ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। ध्यान दो, ये उसमें बार बार चीज़ें रिपीट होती थी, जैसे 0.42121212 ये बार बार रिपीट होता था। तो इसे हम बना सकते थे, बदल सकते थे परिमेय संख्या में, परंतु यहाँ ये रिपीट नहीं हो रहा है, हर संख्या नया मिल रहा है। देखो 4142 73205, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। और एग्ज़ाम में खासकर इससे क्वेश्चन आता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो हम पढ़ते किताबों में हैं कि पाई का मान तो सर 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए, पर आप ध्यान दीजिए ये उसका लगभग मान है पाई का, इसका अप्रोक्स वैल्यू है। ये पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको पाई का एक्चुअल वैल्यू जानना है तो आज तक पाई के आगे 3.14592 इतने सारे नंबर निकाल लिए गए हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे न जाने कितनी संख्याएं होंगी इसके आगे। ठीक है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 22/7 उसका लगभग मान है। एक और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि पाई का मान 3.14 हम लिखते हैं, तो ये जो 3 है इसे हम माह लेते हैं, माह मतलब महीना, और ये जो 14 है इसे हम बोलते हैं दिन। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोल पाओगे
सॉरी क्या बोल पाओगे, 14 मार्च को, 3 क्या है, महीना है, मतलब मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, और 14 क्या है, दिन है। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और इन सब से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ, इसके बारे में आपको जानना होना, ये महान आदमी के बारे में, इंसान के बारे में, जिन्होंने पाई की खोज किया था। और मैंने आपको बताया था जीरो को इंसान ने बनाया है, तो जो महान इंसान थे वो कौन थे, तो वो थे आर्यभट्ट ने। ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, पाई की खोज भी इन्होंने किया था, ठीक है, ओके। आपको ये भी जानना होगा, आपको सबको ये पता होगा, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सम संख्या क्या होता है, आप सबको पता है, 2 4, जिस भी संख्या के इकाई अंक में 2 4 6, जैसे इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 पाया जाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 212, इकाई अंक क्या होगा, ये वाला, इसे हम इकाई अंक बोलते हैं। तो इकाई अंक में 2 मतलब ये सम संख्या है, जिसमें से कोई भी चीज़ मिल जाए वो क्या होगा, सम संख्या। उसी तरह होता है ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या के इकाई अंक में 1 3 5 7 और 9 अगर मिल जाए तो सारी संख्या क्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के जो बेसिक चीज़ें थी वो सब आपको मैंने बता दिया है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा दूं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इससे आपका बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, 52 और 78 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको याद करो, मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1 के बाद है 52 और 78 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या करते हैं एग्ज़ाम में, 78 में 52 घटा देते हैं और आंसर आ जाता है 26। आप बोलते तो सर 26, और 26 आपको ऑप्शन में भी मिल रहा है, पर ये गलत है। क्यों गलत है, समझिए। मैं अगर आपसे बोलूं 1 और 5 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे 5 माइनस 1, सर 4 है। तो मुझे बताओ 4 कहाँ है, मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे आना चाहिए 4 चीज़ें और फिर आना चाहिए 5। तो क्या क्या लिख सकते हो, 1 के बाद आएगा 2 3 4, यहाँ तो 5 आना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी आपको दिया रहेगा इसके बीच में कितना, तो आपको क्या करना है, बड़े में से जो छोटा घटाते हैं उसे 1 बढ़ा के घटाओ। जैसे कि इस क्वेश्चन में है 78 और 52 के मध्य कितना, तो 78 माइनस 52 ना करके क्या करो, 53, फिर आपका आएगा राइट आंसर कितना, 25। क्लियर है, तो ये है उसका सही जवाब। उसी तरह 1 और 5 के बीच में कितना, तो आपको करना है 5 माइनस 1 नहीं, क्या 2, 1 ज़्यादा, क्योंकि एक जगह ब्लैंक रह जाता है, तो आंसर कितना आएगा 3। तो आप लिख सकते हो ये 2 3 और 5 ये संख्या है, 3 संख्या है। क्लियर है बात। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में फंसा देती हैं। एक और क्वेश्चन, मैं थोड़ा मिटाता जल्दी हूँ, आप जल्दी से नोट कर लिया करो या वीडियो को रोक के देख लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 42 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। तो 42 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो 42 से छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, मतलब 42 से छोटी 41 तक होगी, 1 से लेके 41 तक। आंसर क्या होगा, 41। क्लियर है, ओके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, कितनी पूर्ण संख्याएं, देखो आ गया ना, पूर्ण संख्या हमने जो बेस पढ़ा है अब वो काम आएगा। कितनी पूर्ण संख्याएं 42 से अधिक बड़ी नहीं है, मतलब 42 तक चलेगा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 1 2 3, ऐसे कर करके हमें 42 तक जाना है। तो 1 से लेके 42 तक 42 संख्या और एक 0, 43। तो इसका आंसर क्या होगा, 43। देख रहे हैं,
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में बहुत परेशान करती हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? 43। ओके, ये क्वेश्चन सम और विषम पे आधारित है। जैसे कि बोला है ए और बी विषम संख्या है, तो निम्न में से कौन सा सम संख्या है? इनमें से हमें बताना है कोई सम संख्या है। तो ए और बी को हमें विषम संख्या मानना है, तो सबसे छोटा विषम मानो, नहीं तो आप मान लोगे चलो 5 और एक विषम संख्या मान ली 31, तो जोड़ना घटाना तो हमें ही है ना, तो छोटा लो, जितना छोटा ले सकते हो। तो मैं लेता हूँ a बराबर 1 और b बराबर 3। आप देख रहे हो ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, तो यहाँ पे हम उसको पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या बनता है। तो यहाँ इसको मैं पुट करता हूँ, a के जगह पे मुझे लिखना है 1 जोड़, b की जगह मुझे लिखना है 3 जोड़, a की जगह लिखना है 1 गुणा, अगर कोई निशान नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता है, तो इनटू है समझना है ना। और b हमने लिया है 3, तो सबसे पहले गुणा करेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, और ये भी है 3 और ये है 1, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। मतलब यहाँ पे आ रहा है 7 और 7 है विषम संख्या, हमें क्या चाहिए? सम संख्या चाहिए, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसे चेक करते हैं, हमने 1 माना था a को, b को कितना माना था 3 और घटाना है 1 से, तो 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में से 1 घटाना है तो कितना आएगा 3, ये भी विषम संख्या आ रहा है, हमारे पास चाहिए सम संख्या, हमें आंसर में चाहिए सम। आगे चेक करते हैं, इसे देखते हैं, a हमने माना था 1 जोड़, b हमने माना था 3 जोड़ 1, 3 1 4 और 1 5, इसका उत्तर कितना आ रहा है 5, ये भी आंसर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, a है 1 जोड़, b कितना है 3 जोड़ 2 इंटू a था 1 और b कितना था 3, इनको हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 जोड़ 3 जोड़ 1 6 3 9 और 1 10, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 10। ये है सम संख्या, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी। क्लियर है ये बात? ओके, चलो आगे नेक्स्ट। और भी एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, बनाइए जल्दी इसको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई लोग ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो है गलत कर जाते हैं एग्ज़ाम में। निम्न में से कौन सा 11,1100 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है? तो कई लोग क्या है 11,000 यहाँ देखें, 1100 यहाँ देखें और 11 बोल दें, सर ये सही है बोल देते हैं, या इसको सही बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, देखो 11,000 का मतलब है, आप सोचो कि कोई चीज़ को आपने 11,000 में खरीद के लाया, फिर 1100 बोलेंगे तो 1100 कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। फिर बोला 11, ये हो गया 11। अब अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो कितना होगा? ये आया हमारा आंसर 12,111, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह एक और बेसिक क्वेश्चन है, 1 करोड़ बराबर है किसके? 100 लाख के, 1000 लाख के, 10 लाख के या 1 लाख के? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको ये पता रहता है, पर कई बार अपने एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसका सही आंसर है 10 लाख। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा कैसे। अभी ये CI सब के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। यहाँ तक ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये इंडियन है और ये इंटरनेशनल है। हम नंबरों को, करेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं बाद में। मैं आपको खाली क्वेश्चन तक जा रहा हूँ। अगर मुझे 1 लाख लिखना है
तो मैं ऐसे ही तो लिखूँगा 1, 0, 0 और यहाँ पे 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। पर मुझे जब 10 लाख लिखना है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10 और ये है लाख। ठीक है, 10 लाख के बाद आगे क्या होगा, फिर 1 जीरो बढ़ेगा, 100 लाख। ये देखो 100 लाख। इसी 100 लाख को हम 1 करोड़ कहते हैं। इसी 100 लाख को हम क्या कहते हैं, 1 करोड़ कहते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसे चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में हमें परेशान करते हैं। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर क्या? तो 10,000 ये हो गया, प्लस 10 इकाई प्लस इकाई लास्ट वाला होता है, पर कितना इकाई है, 10 इकाई, तो ऐसे तो लिखोगे, ये हो गया 10 इकाई। फिर बोला प्लस 10 दहाई, दहाई की जगह ये वाला है, ये वाली लाइन है दहाई की, तो 10 दहाई 10 हो गया, 10 दहाई। तो 10 दहाई कितना होता है, तो जोड़ लो भाई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कॉमा 1 0 1 1 0 इसका आंसर है, 1 0 1 1 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, मिटा रहा हूँ इसे। सभी सम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है। सभी सम, याद रखना, सम विषम, सम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का योगफल कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, और 2 क्या है, सम संख्या है। उसके बाद जैसे मैं लिखूं अभाज्य संख्या की बात करूं, सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे ही चल रहा है, उसके बाद 11। तो ध्यान देना, दुनिया में सिर्फ एक ही 2 ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, उसके बाद सारे क्या है, विषम संख्या मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ऑप्शन डी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये मैंने बोला था, अगर आप कुछ चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 75 तक मैंने आपको याद कराया था, क्या बोला था, 50, 1 से लेके 50 तक कितना, 15, याद आ रहा है? 50 से लेके 100 तक कितना, 10, 1 से लेके 100 तक कितना, 25, 1 से लेके 75 तक कितना, 21। इसको डायरेक्ट याद रखिए, नहीं तो हम क्या निकाल के बनाएंगे एग्ज़ाम में और उस समय खा जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा 2 अंकों की अंकों के बारे में मैंने बताया है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर बताओ। अंतर मतलब होता है घटाव, घटाने की बात कर रहा है, कम करने की, बताओ। तो आप बताइए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की बोल रहा है, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 99। ये तो आप देख रहे हैं, 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 99 कई चीज़ों से कट जाएगा। इससे छोटा 98, ये भी भाज्य संख्या है। इससे छोटा 97, ये है एक अभाज्य संख्या 2 अंकों की बड़ी। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 97 ये हो गया बड़ी अभाज्य संख्या। घटाओ सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो एक तो होगा 10, पर ये भाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। उसके बाद है 11, ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 11 ये है छोटी अभाज्य संख्या। सो घटाओ, ये आ गया 6 और ये आ गया 8, 86 होगा उसका आंसर। क्या होगा, 86 है, ये देखो पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो हमें एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। इसका बताइए आंसर। प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
प्रथम विषम अभाज्य संख्या। 2 तो सम हो गया, उसके बाद क्या आता है 3, यही है विषम अभाज्य संख्या। क्या है 3। क्लियर है? 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, उसके बाद विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। अभी अभाज्य नहीं पूछा है, भाज्य पूछा है। भाज्य क्या होती हैं, याद आ रहा है? जैसे कि हमें ये पता है, कहाँ से पूछा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको याद होगा कुल संख्या है हमारे पास 100 है। ओके, उसमें से अगर अभाज्य संख्या बोलेंगे 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक मैंने आपको याद कराया कितना होता है 25, याद है? फिर एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना अभाज्य है, याद आ रहा है? तो ऐसी संख्या कितनी है टोटल 100 के बीच में? 1। इन दोनों को देखते हैं तो टोटल कितना हो जाता है 26। कुल संख्या 1 से 100 के बीच में 100 होती है। अगर मैं उसमें से 26 घटा देता हूँ तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ बच गया 9। 9 में से अगर 2 जाता है तो कितना बचेगा 7। ये 74 जो है पूरे के पूरे क्या है भाज्य संख्या है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये सब मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता चुका है, आपको याद होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 74। हमने क्या किया, 100 में से अभाज्य को और ना भाज्य ना अभाज्य वाली एक संख्या थी, इन दोनों को जोड़कर टोटल में से घटा दिया। बचे हुए सारी संख्या क्या होंगी, भाज्य होंगी। करेक्ट है? ओके, चलिए एक ही क्वेश्चन है आज का, हमारे लास्ट क्वेश्चन है। मैंने एक होमवर्क भी दिया है, मैं कमेंट में चाहूँगा आप उसका आंसर दें निकाल के, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग को क्या पढ़ना होगा, किस तरह से और चीज़ें क्वेश्चन चाहिए होंगे, और सब मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, गर्मी बहुत है फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम 9 या 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। शुरू के 9 अभाज्य संख्याओं का, या 1 से 25 तक 9 ही अभाज्य संख्या होती है हमें पता है, उसका टोटल बताना है, योग बताना है, जोड़ना है। योग मतलब जोड़ना है। तो देखते हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, हमें तो 25 के पहले तक देखना है, 25 तक कितना, 3 के बाद 4 होगा क्या, नहीं, 5 होगा क्या, हाँ होगा। उसके बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। देखो 9 हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 25 के बीच में इतनी ही कुल अभाज्य संख्या, इनका योग बोला है। तो अब ऐसे ना जोड़ के आप इसको पेयर बना के जोड़ो, 10-10 में बना के जोड़ोगे तो जल्दी होगा। जैसे देखो यहाँ 7 दिखा, यहाँ 3 दिखा, तो 10 तो ये होना ही है, 20 और 10 30, टोटल कितने हो गए 40। फिर मैंने देखा यहाँ 19 है और यहाँ 19 है और यहाँ 11 है, तो 9 और 1 10, 10 10 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। फिर मैं देखा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 20। ओके, यहाँ पे 5 3 8 और 2, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 10। अब एक साथ जोड़ लीजिए, 40, 30 70 और 20 90 और 10 100, टोटल कितना आया 100 ऑप्शन में है, बस लगा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। आज हमारा लास्ट स्लाइड था, मिलते हैं फिर हम इसे कंटिन्यू अगले पार्ट पे। तब तक के लिए विदा दीजिए, जय हिंद।